आज हम क्लोरोप्लास्ट की बायोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। क्लोरोप्लास्ट डी नोवो स्ट्रक्चर नहीं है। हम डी नोवो की बात करें तो डी नोवो का मतलब होता है कि क्लोरोप्लास्ट बट विदाउट डिवीजन सेल में अपेयर नहीं होता। सेल क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होगा तभी दूसरा डॉटर क्लोरोप्लास्ट जो है वो ओरिजिनेट होगा, अदरवाइज क्लोरोप्लास्ट ऑटोमेटिकली सेल में अपेयर नहीं होता। ये पहले से मौजूद क्लोरोप्लास्ट की डिवीजन से सेल में अपेयर होता है। डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेल में डॉटर ऑर्गेनेल जो हैं वो अपेयर होते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट द फर्स्ट स्ट्रक्चर टू अपेयर इज़ द सो कॉल्ड प्रोप्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट के दौरान जो पहला स्ट्रक्चर अपेयर होता है उसको हम प्रोप्लास्टिड्स का नाम देते हैं। प्रोप्लास्टिड्स देन कन्वर्ट इनटू क्लोरोप्लास्ट। प्रोप्लास्टिड जो है वो फिर मज़ीद फर्दर डेवलप होकर क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनेली है। ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेली है जो एज अ एंडोसिम्बायोन्ट यूकैरियोटिक सेल्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के तहत रिलेशनशिप में था और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल ने इसको अपना हिस्सा बना लिया। सेल को ये फूड प्रिपेयर करके देता था ये प्रोकैरियोट, और सेल इसको फूड के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और दूसरे रॉ मटेरियल फूड की प्रिपरेशन के लिए प्रोवाइड करते थे। अब इसको मज़ीद हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट डिवाइड। क्लोरोप्लास्ट डिवाइड होता है, ग्रो करता है और डिफ्रेंशिएट होता है। और सिर्फ अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें और क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये दो ऑर्गेनेली सेल के अंदर ऐसे हैं जो ना सिर्फ डिवाइड होते हैं बल्कि ग्रो भी करते हैं और डिफ्रेंशिएट भी होते हैं। दे कंटेन सर्कुलर डीएनए। इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है। इनके पास लीनियर या हेलिकल डीएनए नहीं होता। इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जो प्रोकैरियोट की एक उम्दा मिसाल है। जो सर्कुलर डीएनए है उससे मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के कोड लेकर आता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस के कोड राइबोसोमल आरएनए में जाके डीकोड होते हैं और ये क्या कर सकते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकते हैं। इसके पास राइबोसोमल आरएनए होता है। इसके अलावा इसके पास मैसेंजर आरएनए होता है और ये सिंगल सर्कुलर डीएनए से मैसेंजर आरएनए कोड लेकर राइबोसोमल आरएनए के पास आता है और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। बाय विजुअलाइजिंग दीज सिमिलैरिटीज बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्लोरोप्लास्ट इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट क्लोरोप्लास्ट माइट हैव रिलेशनशिप बिटवीन ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इससे हम क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म था और ये एक प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म था जिसने यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म के साथ एसोसिएशन डेवलप की, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन डेवलप की। इत्तेहाद बाहिमी के तहत क्लोरोप्लास्ट ने रॉ मटेरियल हासिल किए, कार्बन डाइऑक्साइड या सेल था जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता था, उसने इसको फूड प्रोवाइड किया। बट सम ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर कोडेड बाय न्यूक्लियर जीन्स। क्लोरोप्लास्ट के पास जो कुछ एंजाइम्स होते हैं उनका कंट्रोल किसके पास होता है, सेल के न्यूक्लियस के पास। उसमें क्लोरोप्लास्ट के न्यूक्लियस की डायरेक्शन नहीं चलती है, उसमें सेल के न्यूक्लियस की डायरेक्शन चलती है। सो देयर आर स्टिल सर्टन डाउट अबाउट द सिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो फिर इससे एक डाउट निकलता है कि अगर ये अलग से कोई ऑर्गेनिज़म था तो फिर इसको सेल का न्यूक्लियस कैसे कंट्रोल कर रहा था। यूकैरियोटिक सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर रहना शुरू हो गया। क्लोरोप्लास्ट ने इस सेल के लिए फूड बनाना शुरू कर दिया और इस सेल ने क्लोरोप्लास्ट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देना शुरू कर दिया। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन गई। लेकिन अगर हम बात करें कि जो सेल का न्यूक्लियस है
वो क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बाहर से आने वाला ऑर्गेनिज्म था तो फिर सेल का न्यूक्लियस इसको कैसे कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसने इसको अपना हिस्सा बना लिया, तो जाहिर है कि उसकी भी जब उसने सेल को अपने वजूद का हिस्सा बना लिया तो फिर वो कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग तो उसकी इस चीज़ पर होगी ना। अगर हम भी किसी को अपने घर में जगह देते हैं, वो हमें फ़ायदा पहुंचाता है, हम उसको फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो फिर भी हम उसको कंट्रोल तो करेंगे ना। फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस। Process of photosynthesis consists of the following two types. First one is light reaction and second one is dark reaction. क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेसिस के फर्दर दो हिस्से हैं, एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन या फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ATP और NADPH2 प्रिपेयर्ड होते हैं। और ये ATP और NADPH2 क्या हैं? केमिकल फॉर्म है लाइट एनर्जी की। इन लाइट रिएक्शन सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ ATP एंड NADPH2। लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी ट्रैप होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH2। ड्यूरिंग इस दौरान ऑक्सीजन जो है वो फोटोलाइसिस के दौरान जो है वो इवॉल्व होती है। फोटोलाइसिस का मतलब क्या है? जब वाटर जो है वो लाइट की मौजूदगी में टूटता है तो ऑक्सीजन का एटम रिलीज़ होता है और दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटने से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट होता है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है? लाइट की मौजूदगी में जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट होती है। रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल PCR साइकिल भी कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक C मीन्स कार्बन और R मीन्स रिडक्शन। फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल PCR साइकिल भी कहा जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होती है। कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन और थर्मोकेमिकल रिएक्शन, इसको कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन या फिर थर्मोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। Reducing capacity of NADPH and energy of ATP is utilized for the conversion of carbon dioxide to carbohydrate। और ये कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि NADPH के पास जो है वो रिड्यूसिंग पावर है, ये किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर सकता है, उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर सकता है। और ATP की एनर्जी यूज़ होती है। ATP आपको पता है एक एनर्जी रिच करेंसी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टॉप करवाने के लिए या इनिशिएट करवाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ATP और NADPH2 की रिड्यूसिंग पावर जो है वो यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये सारा प्रोसेस जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। दिस इज़ स्ट्रोमा। यहाँ पे होगा डार्क रिएक्शन, ये थाइलाकॉइड है। यहाँ पे होगा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सोलर एनर्जी कन्वर्ट होगी ATP और NADPH2 में, और ये ATP और NADPH2 जो हैं ये रिड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को डार्क रिएक्शन में। ये ATP और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट हैं ये स्ट्रोमा में जाएंगे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से, और वहाँ पे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट की मदद से रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में फॉर्म होगा? फास्फोग्लिसरिक एसिड की फॉर्म में। ये डिटेल में सारी चीज़ें हम जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन आज आपको मैंने क्लोरोप्लास्ट के मुताबिक जो है वो डिटेल से समझाया। ये हमने शुरू से हम इसको डिस्कस कर रहे थे। हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स पढ़े थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था इसका, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस पढ़ा था इसका, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ी थी, केमिकल कंपोजिशन देखी थी इसकी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा था, और आज हमने आखिर में इसकी क्लोरोप्लास्ट की बायोजेनेसिस जो है वो डिस्कस कर है। SPSC के एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम, CSS के एग्ज़ाम या हायर लेवल के एग्ज़ाम जो भी हैं उनमें ये जो नॉलेज है ये मददगार साबित होगी।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।